हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया ना। आज मैं आप सबों को इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर ली हूँ। ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसको पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यानी कि ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये हुआ इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने गाने में भी सुना है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मतलब कि भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ब्रिटिश के आने के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि प्रॉस्पेरिटी के वे से, समृद्धिशाली में देखा जाए तो भारत दुनिया के कई देशों से, कई शक्तिशाली देशों से कई गुना ज़्यादा समृद्धशाली था। यहाँ पे वो सारी प्राकृतिक संपदाएं, बाकी जो एग्रीकल्चर, यहाँ का सारा कुछ इतना ज़्यादा डेवलप था। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जितना कि विश्व में कहीं और नहीं था। लेकिन ब्रिटिश आए और इन्होंने जितना ज़्यादा हो सका यहाँ के एग्रीकल्चर को, यहाँ के कृषि को, यहाँ के उद्योग को, इंडस्ट्री को, सबको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। यानी कहें कि सभी का एक्सप्लोरेशन करने का उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर और ट्रेड को ही नहीं डिस्ट्रॉय किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो कंट्री, जो देश दुनिया के बड़े बड़े देशों को समृद्धशाली में उनको टक्कर दे रहा था, उस देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी इन लोगों ने कि उस टाइम जो आज़ादी के ठीक पहले की संध्या की बात करें तो उस टाइम 2 टाइम का जो खाना होता ना, वो भी हमारे लोगों को नहीं मिलता था। 2 टाइम का जो मील होता है, 2 टाइम्स मील, वो भी पर डे एवरी इंडियन सिटीजन को अवेलेबल नहीं था। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पूर्व संध्या पे भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश रूल्स के अंदर क्या हुआ कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। अर्थव्यवस्था, भाई गवर्नमेंट को इकोनॉमी कहाँ से मिलती है? उसके उद्योग से, उसके इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से। उस टाइम का इंडिया की 70%, मोर देन 70% आप कह सकते हो कि 70% से अधिक लोग गांव में रहते थे। और अधिक लोग गांव में रहते थे, गांव में उनके पास एक ही काम था कृषि का, और कृषि से एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से जो रिलेट करके जो चीज़ें थी उन पे डिपेंड थे। जैसे पशुपालन पे, हस्बेंड्री ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड थे, या प्लांटेशन पे, पौधे कृषि, उसी से कृषि और कृषि पे आधारित जो उद्योग थे उन्हीं पे डिपेंड थे। 70% से ज़्यादा लोग, 70, मोर देन 70% पब्लिक। तो उनका सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, वो पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उनको ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? एक्सप्लॉयटेशंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि के क्षेत्र को पूरी तरह से तहस नहस किया। कैसे किया? पहले क्या था? किसान, ब्रिटिश के आने के बाद किसान जो उस पे जिस जमीन पे खेती करता था वो अपना मालिक होता था। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाल दिया कि भाई जो फार्मर्स है वो लैंडलॉर्ड नहीं हो सकते, जो फार्मर्स है वो अपने ज़मीन के मालिक नहीं होंगे। और जमींदारी प्रथा आ गई। जमींदारी प्रथा में ज़मीन के मालिक जमींदार होता था, और जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे, उनका काम था केवल खेतों में काम करना और खेती करना। और वो एग्रीकल्चर करते थे, उनसे जमींदार ले लेते थे। जमींदार उनके पास मिनिमम, जो मतलब जितना उनके खाने के लिए सफिशिएंट नहीं हो, किसानों को जो उगाते तो थे, लेकिन उनके जीवन यापन के लिए जितना जो उनको पर्याप्त भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, उतना भी उनके पास नहीं छोड़ते थे। और मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 90% से ज़्यादा वो जमींदार ले जाते थे। जमींदार क्या करते थे? जमींदार से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती थी कि आपके एरिया से इतना प्रोडक्शन है तो इतना। जमींदारों के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं बचता था। यानी कि इस तरह से इन लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक्सप्लॉयटेशंस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उस वक्त हमारे यहाँ छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट की, हाथ की बनी हुई चीज़ों के जो उद्योग थे वो काफ़ी फेमस थे। और यहाँ केवल भारत में ही नहीं बल्कि कि विश्व प्रसिद्ध हमारे
हैंडीक्राफ्ट थे उसको इन लोगों ने नष्ट किया। भाई किसी को भी नष्ट करना, किसी पे कंट्रोल करना है ना, तो पहले उसकी इकोनॉमी को खत्म कर दो, उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, वो अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो उन्होंने इसी रूल को अप्लाई किया और उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट पे क्या किया, इंडिया से जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल था, उसको विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड में मोस्टली उसको वो जो एक्सपोर्ट करने पे उसको फोकस किया। रॉ मटेरियल को, यहाँ से तैयार माल को बाहर नहीं भेजने दिया, बल्कि जो कच्चा माल था, जो अर्ध निर्मित माल था, उसको आप भेजिए, उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट रेडी करके उसको फिनिश्ड गुड बना के उसको कंप्लीट रेडी टू यूज़ करके उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ लगा दी, यानी कि उस पर निर्यात कर बहुत ज़्यादा लगा दिया। एक तो ये समस्या कि अगर आप कच्चा माल का निर्यात करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं, माल तैयार करके निर्यात करते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना है। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि जो ब्रिटेन की बनी हुई जो चीज़ें थी उसको भारत में लाने पर, उसका प्रयोग करने पर टैक्स हटा दिया। ब्रिटेन की चीज़ों का आप यहाँ पे अगर आयात करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं, वहाँ की फिनिश्ड गुड का, जो वहाँ की तैयार माल है। तो इस तरह से इन लोगों ने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको, हथकरघा उद्योग जो था उसको इन लोगों ने नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। और उस टाइम इंडस्ट्री सिर्फ 2-3% ही हमारे यहाँ इंडस्ट्री रह गई थी, इंडस्ट्री ना के बराबर थी। एक्सप्लॉयटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड्स, हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया। भाई आप खुद से अपनी चीज़ें नहीं बना सकते, और इंटरनेशनल ट्रेड को बताया भी आपको कि हैवी ड्यूटीज़ लगा के आयात निर्यात कर आप विदेश के का सामान, ब्रिटेन का सामान यहाँ भारत में मंगाइए तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन यहाँ का बाहर आप नहीं भेज सकते। और साथ के साथ क्या किया कि जो ब्रिटेन से जो चीज़ें आयात होकर भारत आती थी उनको सस्ता कर दिया। वो उनका प्राइस कम था, वो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी, और यहाँ के जो हैंडमेड जो चीज़ें थी उसका कॉस्ट थोड़ा अधिक था वहाँ के कंपैरिजन में। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक को तो लो प्राइस में चाहिए, और उन लोगों ने इस तरह से काम किया। उस ब्रिटेन के आने के बाद, ब्रिटेन गवर्नमेंट के आने के बाद उन लोगों ने यहाँ के फैशन को, ट्रेड्स को, यहाँ की परंपराओं को सबको बदलते गए। यानी जो विदेशों में जो चीज़, ब्रिटेन में जो चीज़ का प्रयोग होता था उन्हीं प्रोडक्ट को यहाँ इंडिया में भी प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से यहाँ के फैक्ट्रियों में, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ में जो माल तैयार होता था उसका प्रचलन इन लोगों ने कम करके उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगा के यहाँ के इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय, तहस नहस, बर्बाद किया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे द हैवी ड्यूटीज़। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे उस पर बहुत भारी कर लगा के उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और वहाँ से अब इम्पोर्ट करोगे तो टैक्स फ्री कर दिया। मजबूरन कोई ऑप्शन नहीं रह गया यहाँ के व्यापारियों के पास। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ के भारत की जो इकोनॉमी का जो फीचर क्या था, उनके स्ट्रक्चर क्या रह गए थे, आज़ादी आते आते तक वहाँ की स्थिति क्या रह गई थी। स्ट्रेंज इकोनॉमी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी एक अपरिचित अर्थव्यवस्था थी। यानी कहें कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, सब देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी राइज करती है, यहाँ की डाउनफ्लो जा रही थी। अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1816 से 1945 तक जो पर एन्यूम 0.5% यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही थी, 0.5%। कब से कब, 1860 से 1945 के बीच में यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति के साथ 0.5 के वे से जो इंक्रीज हो रही थी वो 1925 से 1950, 1925 से 50 में ये 0.1% पर एन्यूम रह गई। आप समझ सकते हैं 0.5 जो था वो भी घटकर 0.5 भी बहुत कम था, लेकिन वो और एकदम नीचे जाके सिर्फ 0.1% यहाँ की इकोनॉमी का ग्रोथ रह गया था। मतलब कि आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिकली यहाँ का पूरी तरह से यहाँ की इकोनॉमी जो थी किसी के समझ में आने वाली नहीं थी। सब कुछ जब आपका एग्रीकल्चर आपके पास नहीं है, आपका ट्रेड आपके पास नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगा। बैकवर्ड इकोनॉमी, यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही
पिछड़ी हुई यहाँ की आर्थिक स्थिति थी, बहुत ही लो कंडीशन था। यहाँ तक कि कहें कि प्रति व्यक्ति आय जो भारत की थी वो बहुत कम थी। ज़्यादातर जनता कृषि के क्षेत्र में थी, बहुत कम परसेंट लोग ही नौकरी पेशे में थे, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नौकरी करना था, तो उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत खराब थी। एग्रीकल्चर बैकवर्ड, हमारी कृषि को बैकवर्ड कर दिया, एग्रीकल्चर को बैकवर्ड, हमारी अर्थव्यवस्था को पिछड़ा कर दिया, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्या हो गई, एक स्ट्रेंज इकोनॉमिक हो गई। इंडस्ट्रियल बैकवर्ड, हम लोग इंडस्ट्री के सेक्टर में भी, हम लोग उद्योग के क्षेत्र में भी पूरी तरह से पिछड़ चुके थे आज़ादी आते आते। हमारी मतलब कहो कि पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस इन लोगों ने कर दिया था। इन 1947 से 48 के बीच में जो कैपिटल इनकम थी वो जस्ट पर पर्सन कैपिटल इनकम जो थी 230 रुपीज़ जस्ट थी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं थी, जो कि एक बहुत ही कम है। ज़्यादातर जो पब्लिक थी, ब्लैक ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, ज़्यादा अधिकांश जनता जो कि कृषि पे डिपेंड थी, और कृषि से जो पैदा होता था उसको उनके खाने के बराबर नहीं होता था, तो उसको वो सेल कहाँ से कर सकते थे, उसको बेच नहीं सकते थे, तो उनके पास इनकम, उनकी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। कहे कि ब्लैक ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, अधिकांश जनता बहुत ही गरीब थी। नॉट गेटिंग 2 meals डे, उनको दिन का 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, यानी कहे कि हमारे पास रोड के नाम पे, हमारे पास हॉस्पिटल के नाम पे, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे कुछ भी नहीं था, बहुत ही पुअर कंडीशन थी। केवल मुंबई में या जहाँ से ब्रिटिश को आना जाना होता था, उनके माल का आयात निर्यात करना होता था, वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा बहुत रोड डेवलप किया था। जितने भी हमारे बंदरगाह थे, सी पोर्ट थे, सब पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था। थोड़ा सा मुंबई से ठाणे के बीच में रेल लाइन बनाई, तो उसका भी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो ब्रिटिश से जो माल, ब्रिटेन से जो माल यहाँ पर आयात होकर आता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करती थी। मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं, और जो थोड़ा बहुत था तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, हम भारतीय उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये सारी हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के प्रमुख कारण थे।